नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं आप लोगों के लिए। आज मैं आपके साथ वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें हम प्रश्नों के साथ साथ उत्तर की भी बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रश्न किससे संबंधित है और किस तरीके से आपको आंसर देना है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रहे कि हिंदी हो या अंग्रेजी, किसी भी भाषा में आपके जो प्रश्न है उनको ध्यानपूर्वक पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। प्रश्न आपको समझ में आ गया तो 1 मिनट भी ज्यादा है उत्तर देने के लिए, और अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड की डैश सुविधा एक दस्तावेज में सूची लिस्ट बनाने में सहायक होती है। वर्ड आर्ट, स्केलिंग, बुलेट एंड नंबरिंग और वर्ड रैप। तो दोस्तों एमएस वर्ड की एक ऐसी सुविधा जो दस्तावेज में सूची बनाने के लिए, तो मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। तो दस्तावेज की सूची बनाने का मतलब क्या है कि जैसे एक दस्तावेज है, आपको सूची यानी इंडेक्स का रूप देना है। तो जैसे सबसे इजी ऑप्शन है जो आपको पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगा कि आपने कोई दस्तावेज लिख लिया यानी कोई लेखन कार्य आपने लिख लिया और आप बुलेट्स एंड नंबरिंग की मदद से उसकी सूची बना सकते हैं। उसको इन ऑर्डर में आप अलग अलग प्रकार के आपके बुलेट्स हैं जिनका चुनाव करके आप उसकी सूची को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है बुलेट्स एंड नंबरिंग, यानी आप बुलेट्स भी दे सकते हैं और इसके स्थान पर आप नंबरिंग देना चाहें तो इस प्रकार से नंबरिंग भी दे सकते हैं। जो भी आप चुनेंगे उस प्रकार की नंबरिंग दे दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो हो गया आपका कि एमएस वर्ड की एक वह सुविधा जो सूची बनाने में सहायक होती है वो है बुलेट्स एंड नंबरिंग। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट से आप कार्टूनी इमेज यानी किसी प्रकार के कलात्मक रूप को लेखन कार्य को इंसर्ट करने के लिए करेंगे। स्केलिंग दोस्तों जूम स्केलिंग होता है, जूम को ज्यादा व कम करने के लिए। वर्ड रैप आपका लेखन कार्य टेबल में टूटकर अगली पंक्ति में पहुंच जाता है, रैप टेक्स्ट या वर्ड रैप आप कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? तो आप लोगों को मैं क्लास में बता चुका हूं, ऑफलाइन बैच में मार्जिन 4 प्रकार के होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो देख लेते हैं दोस्तों, ऐसे लेफ्ट है, यहाँ पर टॉप है, शीर्ष, राइट भी है लेकिन मध्य नहीं होता। प्रैक्टिकल की बात करें तो हम चलते हैं सीधे मार्जिन एरिया में। मार्जिन आपको दोस्तों कहां मिलता है? तो लेआउट में आपको मार्जिन एरिया यहां पर मिलेगा और मार्जिन एरिया में आप यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर हमारा जो कस्टम मार्जिन है उस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट 4 प्रकार के मार्जिन दिख रहे हैं। तो इसमें सेंटर यानी मध्य मार्जिन नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट में जो हमारे इसका उत्तर है वो है मध्य यानी मिड, किसी प्रकार का मार्जिन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट, फॉन्ट या फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? यानी फॉन्ट को प्रभावित ना करने वाली नहीं करती है, कौन सी ऐसी कमांड है? बोल्ड, इटैलिक, बॉर्डर या अंडरलाइन। तो दोस्तों जो हमारा थर्ड प्रश्न है, आप समझ गए होंगे भली भांति कि बोल्ड लेखन कार्य को मोटा कर देता है, इटैलिक लेखन कार्य को तिरछा कर देता है और बॉर्डर लेखन कार्य के चारों ओर लगता है और अंडरलाइन लेखन कार्य के नीचे लगती है। तो टेक्स्ट को प्रभावित बोल्ड भी करेगा, इटैलिक भी करेगा, अंडरलाइन भी करेगी। किस प्रकार से? जैसे हमने यहां पर किसी टेक्स्ट को लिखा और इसको जो बोल्ड कर रहे हैं तो टेक्स्ट प्रभावित हो रहा है, इटैलिक कर रहे हैं तो भी टेक्स्ट प्रभावित हो रहा है और अंडरलाइन लगा रहे हैं तो भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों अगर हम बॉर्डर का प्रयोग करते हैं, बॉर्डर कैसे लगाएंगे दोस्तों? जब हम इंसर्ट में या फिर होम रिबन पर ही आपको बताया था कि हम बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो लेखन कार्य के चारों ओर अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप यहां से चुनाव करेंगे बॉर्डर टैब का और यहां से बॉर्डर का चुनाव कर लेंगे और पैराग्राफ के रूप में ओके करेंगे। तो आप देखेंगे ये जो बॉर्डर लगा है टेक्स्ट के चारों ओर है, यानी ये आपके किसी भी प्रकार के लेखन कार्य पर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस उत्पन्न नहीं कर रहा है, ये लेखन कार्य के चारों ओर प्रदर्शित हो रहा है। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर है प्रैक्टिस सेट में वो होता है आपका बॉर्डर टेक्स्ट को प्रभावित नहीं करता है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपयोगकर्ता द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेटिंग के लिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट की सेटिंग के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सेलेक्ट टेक्स्ट के सेटिंग के लिए, सेटिंग्स के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर है कंट्रोल ए।
कंट्रोल बी, कंट्रोल ई, कंट्रोल डी। तो दोस्तों ऐसे पढ़ने में आपको भी दिक्कत हो सकती है। देखिए हिंदी में सेंटरिंग लिखा है मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया कि कई बार अंग्रेजी के शब्द भी सिर्फ हिंदी में लिखे होते हैं मैसेज लैंग्वेज में। जैसे कि जो मुझे अभी दिक्कत हुई, जैसा कि आपने देखा, मैंने सेटिंग पढ़ा या शटरिंग पढ़ा, दोस्तों सेंटरिंग लिखा है ये, यानी ये बात कर रहा है सेंटर अलाइनमेंट की। तो सेंटर की बात कर रहा है, तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कंट्रोल ई शॉर्टकट कमांड होती है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को बीचों बीच कर देने की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल ई। मैं एक बार फिर प्रैक्टिकल दिखा देता हूं आपको कि हम लेखन कार्य को बीचों बीच करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, आपका लेखन कार्य पेज पर बीचों बीच प्रदर्शित हो जाएगा। तो दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट लेखन कार्य को बीचों बीच सेलेक्ट करने की कमांड है। तो इसी प्रकार से आपका यह प्रश्न भी हो गया कि कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान यानी वर्तमान प्रलेख, प्रलेख मींस दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। वर्तमान यानी करंट डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आंसर है ड्राइंग टूलबार, व्यू बटन, स्टेटस बार या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख डॉक्यूमेंट के बारे में जो जानकारी प्रदान करेगा, जो आपको जैसा कि मैंने बताया कि स्टेटस बार पंक्ति के ठीक नीचे होता है, जो आपके दस्तावेज की जानकारी अब यथा स्थिति को बयां करता है कि कौन सी भाषा में काम कर रहे हैं, कितने पेज हैं, कौन से पेज पर आप खड़े हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं और जूम साइज क्या है और किस व्यू में आप काम कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर की सबसे अंतिम पंक्ति होती है आपकी स्टेटस बार। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख यानी करंट स्थिति, करंट डॉक्यूमेंट के बारे में जो जानकारी प्रदान करेगा वो करेगा स्टेटस बार। तो इसका राइट आंसर है स्टेटस बार। आगे चलते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं। एमएस वर्ड के टेक्स्ट दस्तावेजों में कार्य करते समय माउस को डैश क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करते हैं, ट्रिपल, सिंगल, अल्ट प्लस सिंगल या फिर डबल। तो दोस्तों एमएस वर्ड के टेक्स्ट दस्तावेजों में कार्य करते समय माउस को ट्रिपल क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, मैं रैंड कमांड लगाकर आपके सामने पैराग्राफ यहां पर ला देता हूं। इक्वल टू RAND ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप सभी को विदित है कि हमारे पास एक पैराग्राफ उपस्थित हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कर्सर रखकर मैं 3 बार क्लिक करूंगा। कर्सर मैंने यहां रखा 1 2 3। जैसे ही मैंने 3 बार कीबोर्ड से यानी माउस से 3 बार ट्रिपल क्लिक करा तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। यदि मैं एक सिंगल क्लिक करूं कुछ नहीं हुआ, डबल क्लिक करूं तो आप देखेंगे एक शब्द हो गया, और अगर 3 क्लिक करूं, 3 क्लिक 1 2 3, तो आप देखेंगे कि पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। डबल क्लिक में एक वर्ड सेलेक्ट होता है। तो दोस्तों 3 बार क्लिक करने पर आप संपूर्ण पैराग्राफ को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट में वापस आते हैं कि ट्रिपल क्लिक के माध्यम से आप अपने डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन कर सकते हैं। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? राउंड फंक्शन, सैंडविच फंक्शन, स्विच फंक्शन या नेस्ट फंक्शन। 7वां प्रश्न है, बोल रहा है दोस्तों फंक्शन के अंदर फंक्शन, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। जैसे इफ कंडीशन लगती है, ये काउंट इफ की कंडीशन आप लगाएंगे एमएस एक्सेल में कि एक फॉर्मूले के साथ जब दूसरा फॉर्मूला लगेगा तो दोस्तों वो उसी का नेस्ट फंक्शन होता है। नेस्ट मतलब घोंसला, यानी अगर आपका नेस्ट है तो उसके अंदर का अवयव उसी के अंदर कनेक्टेड होगा। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा एक्सेल में, तो उसे नेस्ट फंक्शन के बारे में नेक्स्ट फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों 7th का जो आंसर है वो होगा हमारा डी। आगे चलते हैं। नई एमएस एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या डैश होती है। नई एमएस एक्सेल की वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो भैया आप एमएस एक्सेल की स्तंभों की संख्या को जानते होंगे। तो स्तंभों की जो संख्या है अधिकतम वो कितनी होती है वो आपको सभी लोगों को पता है कि 8वां जो प्रश्न है वो एमएस एक्सेल में स्तंभों की संख्या होती है 16,384। कितनी होती है दोस्तों? 16,384 होती है। आप इस हिसाब से, स्तंभ का मतलब हो गया कॉलम, वर्कशीट की बात कर रहा है,
यानी एक शीट की बात कर रहा है। और अगर मैं आपको प्रैक्टिकल यहां पर करके दिखाऊं कि स्तंभों की संख्या, कि ये दोस्तों स्तंभ होते हैं ए बी सी डी, स्तंभ मतलब कॉलम। अगर मैं एक नंबर डाल के यहाँ पर कर्सर रखूं और मैं यहाँ पर आपको टाइप करके दिखा दे रहा हूं कि अल्ट के साथ मैंने अल्ट एच FIS और यहाँ पर रो के रूप में, और मैं यहाँ पर 16,384 डेटा टाइप कर दे रहा हूं और इसे जैसे ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि सबसे अंतिम, जो अंतिम हमारा पूरा का पूरा अंतिम पे चलते हैं, बिल्कुल लास्ट में मैं कंट्रोल के साथ राइट तरफ का बटन दबा रहा हूं, कंट्रोल के साथ जैसे आप राइट एरो दबाएंगे तो ये आपका जाने लगेगा बिल्कुल अंत में, सबसे एंड में चला जाएगा। मैं कंट्रोल के साथ एंड का प्रयोग करता हूं तो आप देख सकते हैं सबसे अंत में आप आ गए। तो आप देख सकते हैं अंतिम कॉलम है XFD जिसकी संख्या है 16,384। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों कि 2 की पावर कितनी बार में 16,384 में पहुंचेंगे, वो इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए, तो दोस्तों स्लाइड की जब बात कर दी तो इसका मतलब ये प्रश्न हो गया पावर पॉइंट से। बोला जा रहा है प्रारंभ से स्लाइड शो करते हैं उसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने की जो कुंजी है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, हमारे पास दो ऑप्शन होंगे यहाँ पर, शिफ्ट F5 और F5। यानी ये पहले क्या बोल रहा है कि प्रारंभ से स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए, यानी प्रारंभ से स्लाइड शो प्रारंभ होगा F5 बटन से, और व्यक्ति को डैश की का और वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को डैश कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पहले कह रहा है कि स्लाइड शो जो शुरू हो वो प्रारंभ से हो, और फिर वो कह रहा है कि स्लाइड शो प्रारंभ हो वो वर्तमान से हो। तो मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात क्या, प्रश्न पावर पॉइंट से है तो चलते हैं दोस्तों पावर पॉइंट पर। तो पावर पॉइंट पर आ गए तो ये आपके लिए क्या क्या कह रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हमने कुछ स्लाइड इंसर्ट करा लेते हैं। एक स्लाइड हमारी ये हो गई, मैं इसमें 1 नंबर दे देता हूं। कंट्रोल M से स्लाइड ऐड कर लेंगे, ये 2 नंबर हो गया। कंट्रोल M से एक और स्लाइड ऐड कर लेंगे, ये 3 नंबर हो गया। तो अभी स्लाइड हमारे पास कितनी है, 3 स्लाइड हो गई। तो अगर स्लाइड शो में जाकर हमारे पास फ्रॉम बिगिनिंग है, फ्रॉम बिगिनिंग की कमांड आप देख सकते हो F5, और फ्रॉम करंट स्लाइड की शॉर्टकट कमांड शिफ्ट F5 है। तो अगर कर्सर आपका कहीं भी हो, आप चाहते हो स्लाइड शो स्लाइड 1 से एक्टिव हो, तो स्लाइड 1 से जब एक्टिव होगा तो F5 कुंजी से होगा, यानी फ्रॉम बिगिनिंग से। तो आप देखेंगे स्लाइड शो प्रथम स्लाइड से चला, लेकिन आप दूसरी नंबर स्लाइड पे खड़े हैं, आप चाहते हैं स्लाइड शो जो एक्टिव हो वो दूसरी स्लाइड से हो, तो आप चुनेंगे शिफ्ट F5 यानी फ्रॉम करंट स्लाइड का विकल्प का चुनाव। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप 2 नंबर पे खड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, और स्लाइड शो जो शुरू होगा वो 2 नंबर से ही शुरू होगा। तो देख सकते हैं स्लाइड शो आपका 2 नंबर से शुरू हुआ, और स्लाइड शो फुल स्क्रीन में इस तरीके से आपको प्रदर्शित होता है। एक एक करके आपकी सभी स्लाइडें फुल स्क्रीन में प्रदर्शित होंगी। पावर पॉइंट का इस्तेमाल अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के सामने सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, जिससे आप अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को आसानी से समझा सके। तो वापस आते हैं प्रैक्टिस सेट पर। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो राइट आंसर है F5 और शिफ्ट F5। F5 कमांड स्लाइड शो प्रथम स्लाइड से शुरू करने के लिए, प्रारंभ से शुरू करने के लिए, और शिफ्ट F5 वर्तमान स्लाइड से अपना स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा डैश में एंटर किया जाता है जो पंक्तियों और कॉलम्स के ग्रिड को निर्मित करता है, सेल्स, फुटर्स, टेक्स्ट बॉक्स या हेडर्स। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा डैश में एंटर किया जाता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डेटा है वो सेल में ही एंटर किया जाएगा जो पंक्ति और कॉलम के ग्रिड को निर्मित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है 10th का, क्योंकि डेटा एंटर होता है, मैंने आपको क्लियरली बताया है कि डेटा एंटर सेल में ही होगा। एक्सेल की शीट को स्प्रेडशीट बोला जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सेल्स होते हैं, और किसी भी प्रकार का डेटा अगर इनपुट होगा तो वो सेल में होगा। तो इसीलिए जो डेटा है वो सेल में इनपुट किया जाता है। ये बात क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है जैसे ये सेल है,
यानी ये जो ग्रिड की बात हो रही है, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया, ये पंक्ति हो गई, इन दोनों के कटान से उत्पन्न होता है एक सेल, जो आपको ये चौकोर डब्बा दिख रहा है। तो डेटा जब इनपुट करेंगे तो इसी सेल में इनपुट होगा। आप किसी भी सेल में क्लिक कीजिए, आप कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करेंगे, डेटा जो इनपुट होगा सेल के अंदर होगा। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेल्स। 11वां प्रश्न पे चलते हैं। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी फाइल के विवरण में रखी गई इंफॉर्मेशन में क्या शामिल होता है? निम्नलिखित में किसी फाइल के विवरण में रखी गई इंफॉर्मेशन में क्या शामिल होता है? प्रिंट सेटिंग्स, डिलीशन, डेट, ए व बी दोनों, या फिर साइज। तो दोस्तों 11वां प्रश्न है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा। तो निम्नलिखित में किसी फाइल के विवरण में रखी गई, यानी फाइल का विवरण मतलब पूरा फाइल का ब्यौरा, प्रॉपर्टीज, इंफॉर्मेशन में क्या शामिल होता है? तो दोस्तों जो फाइल का जो इंफॉर्मेशन होता है, जो विवरण होता है, यानी डेस्कटॉप पर जो अगर कोई फाइल है तो उसमें इनमें से क्या दिखाई देता है? तो दोस्तों आपको क्लियरली विजिबल है कि उसमें आपको दिखता है साइज। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि मैं आपको डेस्कटॉप पे लिए चलता हूं कि अगर हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं तो अगर कोई फाइल यहां पड़ी है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप ध्यान से देखिए उसमें डेट भी दिख रही है, साइज दिख रहा है फाइल के टाइप का कि वो कितने साइज का है, नाम दिख रहा है और टाइप दिख रहा है। तो फिलहाल वो जो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है वो प्रश्न किस हिसाब से पूछ रहा है कि डेट नहीं है, प्रिंट सेटिंग्स अवेलेबल नहीं है, डिलीशन डेट भी अवेलेबल नहीं है, बी व ए व बी एक मिस्टेक है, बी व बी नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहां पर इनमें से हमें जो मिला वो मिला साइज, कि फाइल के विवरण में हमें साइज मिलता है, फाइल का नाम मिलता है और डेट मॉडिफाइड मिलती है, ना कि डिलीशन डेट। तो आंसर होगा इसका साइज। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डैश और टास्क बार दोनों में प्रदर्शित होता है। भैया वो बात कर रहा है कि कहां कहां प्रदर्शित होता है? टास्क बार में प्रदर्शित होता है और क्या टाइटल बार में भी डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित होता है? जैसा कि आपको बताया है कि सॉफ्टवेयर का जो नाम है और डॉक्यूमेंट का नाम है वो टाइटल बार में यानी शीर्ष पर प्रदर्शित होता है। जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर है और डॉक्यूमेंट के अंदर आने के बाद आप ऊपर देखिए टाइटल बार, ये सबसे ऊपर की पंक्ति, इसमें जो वर्ड दिख रहा है ये आपका टाइटल है यानी सॉफ्टवेयर का नाम है, और ये डॉक्यूमेंट जो 1 है ये है आपका सब टाइटल यानी डॉक्यूमेंट का नाम। तो डॉक्यूमेंट का नाम आपको कहां प्रदर्शित होता है? ये होता है टाइटल बार में। आ जाते हैं प्रश्न पर। तो टाइटल बार आपका राइट उत्तर है, 12th का सी इज द राइट आंसर। किसी दस्तावेज में कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? वो बात कर रहा है दस्तावेज में कोई वाक्य डिलीट करना है, हाईलाइट एंड कॉपी का, कट या कट एंड पेस्ट का, कॉपी या पेस्ट का, हाईलाइट एंड डिलीट। तो 4 विकल्प हैं, दिमाग लगाइए कि आप किसी दस्तावेज में किसी वाक्य को डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों कि हाईलाइट एंड कॉपी करेंगे? जी नहीं। कट या पेस्ट करेंगे? दोस्तों कट करके वो वहां से कट तो जाएगा कि कहीं और पेस्ट हो जाएगा। कॉपी एंड पेस्ट? जी नहीं। हाईलाइट एंड डिलीट। तो दोस्तों यहां पर हाईलाइट का क्या मतलब है? दोस्तों हाईलाइट का मतलब है यहां पे सेलेक्ट करने से, कि वो ये बोल रहा है कि आप इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन पर क्लिक कर दीजिए तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। प्रश्न आपका यही कह रहा है कि किसी दस्तावेज में वाक्य बोले तो दोस्तों कोई सेंटेंस, तो मैंने यहां पर पैराग्राफ डिलीट करके दिखा दिया। अगर वाक्य की बात करें तो ये लीजिए, हम वाक्य डिलीट कर देते हैं। ये रहा दोस्तों वाक्य जो यहां से शुरू है और वाक्य मेरे फुल स्टॉप यहां पर खत्म है, पूरा वाक्य है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे आप, हाईलाइट कर लेंगे और इसको कर देंगे डिलीट और पूरा वाक्य आपका यहां पर डिलीट हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है कि आप हाईलाइट कीजिए एंड डिलीट कर दीजिए। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गणना वाले अंकों या शब्दों को प्रदर्शित करता है? जिन मूल्यों पर यह निर्भर होता है उनके परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आएंगे वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि इस तरीके के प्रश्न आपको कम से कम 2 बार तो दोस्तों पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन गणना वाले अंकों या शब्दों को प्रदर्शित करता है? जिन मूल्यों पर यह निर्भर होता है उनके परिवर्तन करने पर वह परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है फॉर्मूला फील्ड एंड फंक्शन और फंक्शंस। दोस्तों यहां पर मुख्य जो आंसर है 14 का एक्सेल से प्रश्न है, फॉर्मूला है। एक बार ध्यान से पढ़िए फॉर्मूला क्यों। निम्नलिखित में से कौन गणना वाले अंकों या शब्दों को प्रदर्शित करता है?
गणना वाले अंकों को और शब्दों को प्रदर्शित दोस्तों कोई फॉर्मूला ही करेगा। ठीक है, जिन मूल्यों पर यह निर्भर करता है कि उनके परिवर्तन करने पर वह परिवर्तित हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर आपने फॉर्मूला लगाया, सम लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, उनके बदलने पर वह भी परिवर्तित हो जाते हैं। 2 और 2 को सम के फॉर्मूले से करेंगे तो भैया प्लस हो जाएगा, प्रोडक्ट लगा देंगे तो गुणा हो जाएगी। एक्सेल में चलते हैं, क्या प्रश्न था, वो बोल रहा है कि 2 कहीं लिखा है, 2 कहीं लिखा है, यानी कुछ संख्या है और आपने फॉर्मूला यहां पर टाइप कर दिया इक्वल टू, यानी फॉर्मूले के आधार पर अगर फॉर्मूला कुछ चेंज करोगे तो क्या आंसर में चेंजेस होगा? तो जी हां, कि फॉर्मूला जब हम चेंज करेंगे तो आंसर में चेंज होगा। जैसे मैंने सम लिख दिया और मैंने यहां पर 2 का एड्रेस दे दिया और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो 4 आंसर आया, लेकिन उनके परिवर्तन करने पर आंसर में परिवर्तन होगा। तो मैं भैया सम की जगह प्रोडक्ट लिख देता हूं, जो पहले आंसर 4 था अब दोस्तों 4 नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब गुणा होता है, 2 दूनी 4 ही होता है। तो यहां पर थोड़ा सा मैं मिस्टेक चेंज कर देता हूं, जैसे 8 और 2 होते हैं 16, लेकिन प्रोडक्ट की जगह, क्योंकि दोस्तों 2 और 2 भी 4 होते हैं और 2 दूनी 4 भी होते हैं, इसलिए यहां पर सिमिलर आंसर आया। सम कर दूंगा तो आएगा 10 आंसर, लेकिन गुणा कर दूंगा, प्रोडक्ट लगा दूंगा तो आएगा 16 आंसर। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, PRODUCT ये गुणा के लिए इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है 16। पहले सम से 10 आया था, प्रोडक्ट से आया 16। तो हमारा प्रश्न यही कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा था कि कौन सी गणना वाले अंकों या शब्दों को, क्योंकि कई शब्दों के लिए भी हमारे पास फॉर्मूले हैं जो हम आगे सीखेंगे, जिन मूल्यों पर यह निर्भर करता है कि उनके परिवर्तन करने पर वह परिवर्तित हो जाएगा। तो मैंने जैसा बताया कि फॉर्मूला चेंज करेंगे तो फाइनल उत्तर भी चेंज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है फॉर्मूला। 15वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग व्यावसायिक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एक्सेस? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये प्रेजेंटेशन करने का सॉफ्टवेयर है। आप इसको प्रस्तुतिकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी बात को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। जैसे आपको 2 व्यक्तियों को कोई बात समझानी है तो एक कॉपी पेन में आप इजीली समझा पाएंगे, लेकिन अगर आपको कई सारे लोगों को ये बात समझानी है तो आपको एक प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो इसके पेज को स्लाइड बोलते हैं। हम अपनी बात को अलग अलग स्लाइडों में सेट करेंगे, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट, उससे रिलेटेड इमेज, उससे रिलेटेड ऑडियोज को सेट करेंगे और फुल स्क्रीन पर एक एक करके उन व्यक्तियों को दिखाएंगे, क्योंकि देखने और सुनने से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित ही होगा कि सिर्फ सुनने से भी काम नहीं चलेगा और केवल देखने से भी काम नहीं चलेगा। यही उदाहरण ले लें, अगर मैं केवल पिक्चर आपको दिखाऊं, सुनाऊं नहीं, तब भी आपको वो याद नहीं रहेगी, कंटेंट क्या चल रहा है पता नहीं चलेगा। और यही बात केवल पिक्चर सुन लो, देखो नहीं, तो भी आपको किसी प्रकार का मजा नहीं आने वाला, ना ही दिमाग में मेमोरी रहने वाली है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण यानी अपनी बात को दूसरे के समक्ष, कई व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसका एक्सटेंशन होता है .pptx। 16वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में डॉक्यूमेंट फाइल का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में डॉक्यूमेंट फाइल का उदाहरण नहीं है। मेमो, लेटर, टर्म पेपर या स्प्रेडशीट? दोस्तों 16वें का जो आंसर है दोस्तों हमारे पास, निम्नलिखित में डॉक्यूमेंट फाइल का उदाहरण क्या नहीं है? तो मेमो क्या होता है? ऑफलाइन रूप से इस्तेमाल करते हैं मेमोस को हम यहां पर। और लेटर एक नॉर्मल लेटर हो गया। टर्म पेपर एक तरीके से जो ऑफिशियल काम के लिए टर्म पेपर का इस्तेमाल किया जाता है उसकी बात चल रही है। और स्प्रेडशीट, दोस्तों निम्नलिखित में डॉक्यूमेंट फाइल का उदाहरण नहीं है। तो मेमो हो गया, लेटर हो गया और टर्म पेपर, ये दोस्तों तीनों ही डॉक्यूमेंट के टाइप हैं, यानी इनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं ऑफिस के कार्यों में किया जाता है। पर डॉक्यूमेंट के अंदर दोस्तों स्प्रेडशीट नहीं आती, क्योंकि ये स्प्रेडशीट आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक महत्वपूर्ण अवयव है और एक्सेल में गणितीय विवेचनाएं की जाती हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं आप। तो भैया इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे स्प्रेडशीट। आंसर इसका नहीं है, क्योंकि एक्सेल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट का उदाहरण नहीं है? तो वो है स्प्रेडशीट। तो आंसर होगा स्प्रेडशीट। 17वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से MS पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों के फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में परिवर्तित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पावर पॉइंट में एक विशेष फीचर है, 4 विकल्प दिखा लेते हैं। एडिट के अंदर फॉन्ट पे जाके
टूल्स के अंदर फॉन्ट में जाके, फॉन्ट के अंदर रिप्लेस फॉन्ट में जाके और फॉर्मेट के अंदर रिप्लेस फॉन्ट के अंदर जाके। तो दोस्तों आपको क्या प्रश्न समझ में आया कि पावर पॉइंट में एक बहुत जबरदस्त फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है जो है रिप्लेस फॉन्ट का। फॉन्ट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी फॉन्ट फेस की बात हो रही है यहां पर, एक फॉन्ट फेस को दूसरे फॉन्ट फेस में बदलना। तो ध्यान क्या देंगे आप यहां पर कि टूल्स के अंदर रिप्लेस फॉन्ट, यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो आंसर है वो रिप्लेस फॉन्ट है। रिप्लेस फॉन्ट क्या तात्पर्य होता है, फॉन्ट को फॉन्ट से बदलना, और फॉर्मेट में रिप्लेस फॉन्ट है। तो पावर पॉइंट में चलते हैं कि क्या कह रहा है ये। तो पावर पॉइंट में आ जाते हैं, यहां पर हमने कुछ नाम लिख दिया, जैसे मैंने यहां पर अज्जू टाइप कर दिया, और ये अभी जिस फॉन्ट में है वो कैलिबरी फॉन्ट में है। आप यहां पर देखेंगे कि जैसे ही आप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। जो आपका आंसर है, आप यहां पर प्रैक्टिस सेट के अंदर दोबारा आ जाइए। प्रैक्टिस सेट में जो विकल्प है वो है आपका फॉर्मेट के अंदर रिप्लेस फॉन्ट। फॉर्मेट के अंदर रिप्लेस फॉन्ट, तो आप यहां पर देख सकते हैं फॉर्मेट के अंदर आपको कहीं रिप्लेस फॉन्ट दिख रहा है। मैं आपको क्लियर करता हूं कि फॉर्मेट के अंदर आपको रिप्लेस फॉन्ट अगर ना मिले तो आपको यह कहां मिलेगा। तो रिप्लेस फॉन्ट अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप आ जाएंगे होम पर। होम पे आकर आपको यहां पर आपको दिख रहा होगा रिप्लेस के अंदर आपको रिप्लेस फॉन्ट का ऑप्शन। 2019 की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रश्न पिछले संस्करणों से लिए गए हैं। नए प्रश्न की बात करेंगे हम, नए सॉफ्टवेयर की, तो रिप्लेस फॉन्ट मिलेगा रिप्लेस के अंदर। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया। तो आपका जो फॉन्ट अज्जू टेक है वो किस फॉर्मेट में है, कैलिबरी, तो आप यहाँ कैलिबरी का चुनाव कर देंगे, ये लीजिए। और जिसमें आपको बदलना है, अल्जीरियन में मुझे बदलना है, तो मैं यहां पर अपना दूसरा फॉन्ट चुन लूंगा, या आप अल्जीरियन का चुनाव कर देंगे। और जैसे ही मैं रिप्लेस करूंगा तो भैया आपकी सभी स्लाइडों में जहां जहां भी कैलिबरी फॉन्ट होगा वहां वहां आप रिप्लेस करते ही, आप ध्यान से देखिए, अज्जू टेक अल्जीरियन फॉन्ट में रिप्लेस हो गया। तो रिप्लेस फॉन्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विकल्प है पावर पॉइंट के लिए, जो किसी निश्चित फॉन्ट फेस को किसी निश्चित फॉन्ट फेस में बदलता है। पावर पॉइंट में कहां होता है विकल्प, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के अंदर रिप्लेस के अंदर मिलेगा रिप्लेस फॉन्ट, जिसकी सहायता से एक फॉन्ट फेस से दूसरे फॉन्ट फेस को चेंज कर सकते हैं। चलिए भैया आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो मिलेगा एडिट के अंदर आपका रिप्लेस फॉन्ट। ठीक हो गया। एमएस वर्ड में सिलेक्टेड किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी। सबस्क्रिप्ट का मतलब हो गया दोस्तों आधार, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्या बात चल रही है मैं क्लियर कर देता हूं, सबस्क्रिप्ट किसको कहते हैं। तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूं। मैंने आपके सामने 10 की पावर 10 लिख दी। मैं आपसे बोलूं कि इसे मान लीजिए ये 10 की पावर 10 है, आप नहीं मानेंगे, लेकिन यही मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ इक्वल टू का प्रेस करूं, इक्वल टू का बटन दबाऊं, तो अब आप कहेंगे कि हाँ ये हमारा आधार में कन्वर्ट हो गया, ये सब स्क्रिप्ट के रूप में बदल गया। मैनुअली ये काम कैसे होगा, जिसको आधार बनाना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप फॉन्ट में आइए। फॉन्ट के अंदर आपको इफेक्ट दिखेंगे, इफेक्ट में मिलेगा आपको सब स्क्रिप्ट का चुनाव कीजिए। सुपर स्क्रिप्ट से घात लगेगी, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस, और सब स्क्रिप्ट से आधार लगेगा। ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहां पर ये आधार लग चुका है। दोस्तों आप आधार लगा चुके हैं सब स्क्रिप्ट की मदद से। वापस आते हैं प्रैक्टिस सेट में, शॉर्टकट कमांड आपको समझ में आ गई होगी। आगे विकल्प देख लेते हैं। निम्नलिखित में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है कि फुटर है, टेबल है, फुट नोट है, एंड नोट है। ध्यान से पढ़िए दोस्तों। अब आपको लग रहा होगा कि पेज में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए, तो सर आप सोचेंगे सर ने बताया था कि फुटनोट और एंड नोट से एक तरीके का काम होता है, किसी शब्द से रिलेटेड जानकारी उसमें लिखी जाती है, चाहे फुटनोट हो और एंड नोट हो। फुटनोट और एंड नोट का जो अंतर है वो अंतर यह है कि फुटनोट लगता है पेज के अंत में और एंड नोट लगता है डॉक्यूमेंट के अंत में। और आपके प्रश्न से ही उत्तर हमें मिल गया। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के पेज के अंत में बोल रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पेज के अंत से ही ये बात क्लियर हो जाती है कि इसका जो आंसर है वो है फुटनोट। यानी 19th को अगर हम देखें तो 19th का जो आंसर है वो है फुटनोट। तो समझ गए होंगे आप उत्तर को। अगला देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के दस्तावेज
पैराग्राफ में कहीं भी एक साथ 3 बार क्लिक करने तो संपूर्ण चयनित हो जाएगा। तो ये दोबारा प्रश्न आया है दोस्तों, प्रश्न को घुमा के दे दिया गया है। पहले वो पूछता था 3 बार क्लिक करने पर पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए, तो पहले उसने पूछा था कि पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए कितनी बार क्लिक करेंगे, तो आंसर था 3 बार। अब वो पूछ रहा है 3 बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है 3 बार क्लिक कर लीजिए तो पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, और पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए माउस से 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। तो राइट आंसर है पैराग्राफ। बात हो रही है शब्द की, तो शब्द के लिए 2 बार क्लिक करेंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट में रंग, फॉन्ट शैली और आकार जैसे समान स्वरूपण को लागू करने के लिए किया जाता है। तो बहुत ही जटिल हिंदी यहां पर दी गई है, आकार, फॉन्ट साइज, शैली। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की हिंदी का यहाँ प्रस्तुतिकरण हो रहा है। हम लोग भी उचित हिंदी के माध्यम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को प्रश्न समझ में आए। ये और टिपिकल हिंदी है कि शैली की बात कर रहा है, स्टाइल की बात कर रहा है, जैसे समान स्वरूपण की बात कर रहा है, मैं लागू करने के लिए। तो दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर, क्रॉस रेफरेंस, क्लिपबोर्ड, ड्रॉप कैप। तो आपने अभी आपको विकल्प सुने सुने लग रहे होंगे स्वरूपण, रूपरेखा, फॉर्मेट पेंटर, क्लिपबोर्ड, क्रॉस रेफरेंस, ड्रॉप कैप, ये आपके लिए अब नए विकल्प नहीं रहे। अब ये विकल्प आप लोगों को सुनने के लिए प्राप्त कई बार हो चुके हैं, और उम्मीद है आप लोगों को इस सभी विकल्प के बारे में जानकारी भी होगी। तो दोस्तों, 21वें का उत्तर की उम्मीद मैं आपसे करूंगा कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक बार दोबारा देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट में रंग, फॉन्ट, शैली और आकार जैसे समान स्वरूपण को लागू करने के लिए किया जाता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जहां पर रंग की बात हो गई, फॉन्ट की बात हो गई, समान स्वरूपण मतलब एक जैसी रूपरेखा, आंसर मिल गया 21 का ए, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर्मेटिंग कॉपी के लिए, कंट्रोल शिफ्ट वी फॉर्मेटिंग पेस्ट के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों, फॉर्मेट पेंटर का मैं काम आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, क्योंकि एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, कि अगर मैं कहीं पर अज्जू लिखूं और कहीं पर टैग लिख दूं, अज्जू की रूपरेखा चेंज कर दूं, लाल कर दूं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर दूं, फॉन्ट का साइज बड़ा कर दूं, तो आप कहेंगे कि लेखन कार्य की रूपरेखा में परिवर्तन कर दिया। फॉन्ट फेस भी मैं चेंज कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं ये फॉन्ट फेस मैंने चेंज कर दिया। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि जैसा अज्जू लिखा है वैसा टैग कर दीजिए। तो ये होगा समान स्वरूपण, समान शैली, समान रूपरेखा। सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से, फॉर्मेट पेंटर कॉपी हो जाएगा, फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। जिस पे पेस्ट करना है सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर दीजिए। समान शैली, समान रंग, समान स्वरूपण, पेस्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट वी से मैनुअली ये काम कैसे होगा, लेखन कार्य सिलेक्ट कर लीजिए। आप क्लिक करिए फॉर्मेट पेंटर पर, एक सिंगल क्लिक, और जैसे ही माउस से लेफ्ट ड्रैग करते हुए आप लेखन कार्य को सिलेक्ट करेंगे, आपके पॉइंटर की संरचना पेंट ब्रश जैसी हो गई है। माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखिए, इस तरीके से ड्रैग करके जैसे ही छोड़ेंगे तो आप देखेंगे आपका जो लेखन कार्य है, जो जिस रूपरेखा कॉपी हुई थी उसी रूपरेखा में पेस्ट हो गया। आगे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों में पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, पेस्ट का, फॉर्मेट पेंटर, चेंज केस या शो या हाइड। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों में पैराग्राफ के चिन्हों को देखने के लिए, तो दोस्तों पैराग्राफ के चिन्ह का मतलब हो गया, अंग्रेजी में प्रश्न पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि पैराग्राफ चिन्ह का मतलब है दोस्तों पैराग्राफ मार्क, और पैराग्राफ मार्क की शॉर्टकट कमांड आपको बताई है कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार, जिसे आप पिलक्रो के नाम से भी जानते हैं। उल्टा पी चिन्ह आपको दिखाई देता है पैराग्राफ के अंत में। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, उसको हम शो और हाइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको एक एड ऑन हो गई आपकी जिंदगी में। तो आप यहां पर जब क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है शो एंड हाइड, आप देख सकते हैं शो हाइड आपको क्लियरली विजिबल है। तो एक और नाम अपनी जिंदगी में ऐड कर लीजिए, पैराग्राफ मार्क से रिलेटेड, पैराग्राफ मार्क बोलते हैं इसको, पिलक्रो बोलते हैं, शो और हाइड भी बोलते हैं। तो दोस्तों शो और हाइड क्या काम करेगा कि मैं आपको यहां पर रैंड कमांड लगा के दिखा देता हूं। ये रैंड कमांड लगा दिया,
जिस फॉर्मेटिंग में था उसी फॉर्मेटिंग में आ गया। फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आ गया। कंट्रोल शिफ्ट स्टार दबा दूं या फिर शो और हाइड पर क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ के स्थिति को बताएगा, यानी लेखन कार्य के बीच स्पेस को बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित करेगा और पैराग्राफ के अंत में पिलक्रो सिंबल प्रदर्शित होगा, जिसे शो व हाइड सिंबल भी कहते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट स्टार से ये वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों में पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए, पैराग्राफ के चिन्ह यानी पिलक्रो सिंबल, उसके लिए शो व हाइड का इस्तेमाल किया जाता है। 23वां प्रश्न समझ लेते हैं। डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए शट डाउन बटन दबाने के लिए क्लिक करना होगा। हेल्प बटन, ओके बटन, कैंसिल बटन, किसी बटन की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों डायलॉग बॉक्स क्या होता है? डायलॉग बॉक्स को बंद करना या शट डाउन करना, बंद करना शट डाउन करना बात एक ही है। वर्ड पर आ जाते हैं। डायलॉग बॉक्स कहते किसे हैं पहले समझ लीजिए। मैंने आपको बताया है कि जैसे आप किसी भी ग्रुप के इस लॉन्चर ग्रुप बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डब्बू आपके सामने डब्बा खुलेगा, इसको बोला जाता है डायलॉग बॉक्स। इसके ऊपर जो हेडिंग है वो उस हेडिंग का डायलॉग बॉक्स है, जैसे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है और ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स है। तो ये कैंसिल बटन आपको ध्यान से दिख रहा है, जैसे इस कैंसिल बटन पर आप क्लिक करेंगे या फिर ये कैंसिल बटन पर आप क्लिक करेंगे, इस बटन की बात कर रहा है वो, कैंसिल बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो डायलॉग बॉक्स था वो कैंसिल हो चुका है। तो आंसर आपको मिल गया होगा। कैंसिल बटन की मदद से आप शट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से वर्ड दस्तावेजों में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपी पेस्ट का, कट पेस्ट का, डिलीट एंड रीटाइप या फिर फाइंड एंड रिप्लेस। दोस्तों वर्ड दस्तावेज में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान, तो दोस्तों एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पे जा रहा है तो मूव हो गया। मैं आपको बता चुका हूं कि मूव का मतलब होता है कट कराना। क्या बोल रहा है? एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ पर ले आना। तो देखिए भैया, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, इसको पीला कर देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे। इसको उठा के इनके नीचे लेके आना है सबसे आखिरी में। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस पैराग्राफ को क्या कर लेता हूं मैं, सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल एक्स किया। जैसे ही मैंने कंट्रोल एक्स किया या विकल्प की मदद से करके दिखा देता हूं, यहां पर गया, कट किया, कट करते ही गायब हो गया यानी खत्म हो गया। कर्सर की पोजीशन नीचे रखी और मैंने कर दिया सिंपली पेस्ट। जो कट किया था वो नीचे आ गया। येलो कलर इसलिए किया था क्योंकि आपको पता रहे कि वो वहां से कट हो गया और नीचे पेस्ट हो गया है। तो यहां से वो पैराग्राफ सबसे ऊपर से सबसे नीचे आ गया तो क्या हुआ, ये हो गया कट और पेस्ट हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कट पेस्ट यानी बी। निम्नलिखित में से वर्ड दस्तावेजों के बॉटम पर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल एंड का, कंट्रोल का, एंड का या फिर होम का। तो दोस्तों यहां पर 25वां प्रश्न है, एक बार फिर दोबारा से पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट के अंत में जाने को बोल रहा है दोस्तों, यानी डॉक्यूमेंट के अंत में कैसे जाएंगे? चलिए डॉक्यूमेंट में चलते हैं। आप देख सकते हैं अभी हमें शुरुआत में यहां से, और मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं कई बार लेखन कार्य को। तो डॉक्यूमेंट में टोटल पेज बन गए हैं हमारे। मैं क्लिक करके आपको यहां पर दिखा देता हूं। स्टेटस बार में थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा कि आप कौन से पेज पर हैं। तो दोस्तों टोटल पेज हमने यहाँ पर बना लिए हैं 4 और हम चौथे पेज पर हैं। तो जैसे ही मैं सबसे ऊपर वाले पेज पर गया और मुझे दस्तावेज के अंत में जाना है, तो अभी आप देख सकते हैं मैं पहले पेज पर हूं, टोटल नंबर ऑफ पेज 4 है। मैं दबाऊंगा कंट्रोल के साथ एंड। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ एंड दबाया तो सबसे अंत में आप देख सकते हैं स्टेटस बार पे आप चौथे पेज पर हो। और अगर मैं दबाऊंगा कंट्रोल के साथ दोस्तों होम, तो आप देखिए फिर पहले पर आ गए। तो अगर प्रश्न आए कि पहले पेज पर किस कुंजी से पहुंचा जाएगा तो कंट्रोल के साथ होम, और अगर पहुंचना है डॉक्यूमेंट के अंत में तो कंट्रोल के साथ एंड पर। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर और आंसर हमें मिल गया कंट्रोल एंड। 26वां प्रश्न देख लेते हैं। वर्ड में स्टाइल का प्रयोग किया जाता है दस्तावेज की प्रतियां बनाने के लिए? जी नहीं। दस्तावेज में परिवर्तन सेव करने के लिए, दस्तावेज में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, दस्तावेज को फॉर्मेट करने के लिए। तो दोस्तों स्टाइल का प्रयोग आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेट का मतलब होता है रूपरेखा। लड़के स्टाइल मारते हैं, लड़कियां स्टाइल मारती हैं, अपनी रूपरेखा को बदलकर स्टाइल मारा जाता है। उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट में अगर आपको वर्ड में स्टाइल का प्रयोग भैया
डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए, फॉर्मेट का मतलब रूपरेखा से है, तो 26वें का जो दोस्तों आंसर है वो है डी, यानी स्टाइल अगर मारा जाएगा तो सुंदरता के लिए मारा जाएगा, तो दस्तावेज को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है स्टाइल का प्रयोग। एमएस वर्ड में किसी गलत शब्द को स्वतः सही करने को कहते हैं ऑटो इंसर्ट, ऑटो करेक्ट, ऑटो समराइज और ट्रैक चेंज। दोस्तों स्वतः ठीक करने का जो विकल्प है वो है ऑटो करेक्ट। कई बार आपको बताया है कि ऑटो करेक्ट हो जाने के लिए, यानी सिंबल्स में आपको ऑटो करेक्ट मिलेगा, जिससे गलत शब्द आप जो लिखोगे तो वो उससे ऑटो करेक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है। तो दोस्तों 27वें का जो उत्तर है वो है बी। देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकल करके कि किस प्रकार से ऑटो करेक्ट होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास इंसर्ट में जब हम सिंबल के अंदर जाएंगे तो सिंबल के अंदर, मोर सिंबल के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ये रहा। ऑटो करेक्ट में जैसे मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ पर जैसे COLOR लिख दूं, प्लेन टेक्स्ट, यानी आप मान लीजिए कि बार बार आपसे कलर की स्पेलिंग गलत लिखी जा रही है, कि आप चाहते हैं कि कलर लिखूं COLOR, मेरा कलर स्पेलिंग चलता है COLOR और वो ऑटो करेक्ट हो जाए COLOUR से, तो मैंने यहां पर लिख दिया COLOUR। तो जैसे ही मैं इसको ऐड ऑन करा लूंगा तो आप देख सकते हैं लिस्ट में ऐड हो गया। ओके कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। भविष्य में दोस्तों कभी भी जीवन में मैं डॉक्यूमेंट के अंदर कलर लिखूंगा गलत COLOR, और जैसे ही स्पेस बार मारूंगा या एंटर मारूंगा तो वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा COLOR में। अब लिख लीजिए COLOR, एंटर, जितनी बार भी COLOR एंटर, COLOR स्पेस, तो वो ऑटो करेक्ट हो रहा है सही स्पेलिंग में। तो दस्तावेज में जो प्रश्न था कि गलत स्पेलिंग को सही स्पेलिंग में करेक्ट करने के लिए ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कहां मिलता है दोस्तों, विकल्प कहां था हमारा, था इंसर्ट में, सिंबल ग्रुप के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपको मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू दस्तावेज में हेडर्स की हिरार्की प्रदर्शित करता है। व्यू की बात हो रही है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू दस्तावेज में हेडर्स की हिरार्की प्रदर्शित होती है। स्लाइड व्यू, तो वर्ड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू और आउटलाइन व्यू। दोस्तों हिरार्की की बात हो रही है तो ये जो तीनों जो प्रश्न है, ये तीनों जो विकल्प हैं दोस्तों, ये संबंधित हैं पावर पॉइंट से। आप लोगों ने पावर पॉइंट नहीं पढ़ा है, पावर पॉइंट जब आप पढ़ेंगे तो आप भी मेरी तरह इन विकल्पों को बिल्कुल बिना देखे पहचान लेंगे कि जो 28वां प्रश्न है उसका जो आंसर है वो है आउटलाइन व्यू, क्योंकि आउटलाइन व्यू में आपको आपका डॉक्यूमेंट का सभी दस्तावेज एक ही पेज पे प्रदर्शित होता है। आउटलाइन व्यू में आप जब भी लेखन कार्य लिखेंगे और व्यू में जाके आउटलाइन का चुनाव करेंगे तो आप देखिए कि आप पूरी हिरार्की, यानी एक ही पेजों का अंतर प्रदर्शित नहीं होता, और जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए बुलेट्स के रूप में, हिरार्की के रूप में प्रदर्शित है, और सिंगल क्लिक करके आप जल्दी से जल्दी उसको फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। तो आउटलाइन व्यू की मदद से आप इस तरीके का काम कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो है आउटलाइन व्यू, क्योंकि स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज और स्लाइड व्यू ये संबंधित हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया दस्तावेज पर डैश पर आधारित होता है। नए दस्तावेज, टेम्पलेट, ब्लैंक दस्तावेज, जनरल टेम्पलेट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब आप नया वर्ड खोलते हो तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलता है, यानी ब्लैंक दस्तावेज आपको देखने को प्राप्त होगा। जैसे अभी जो हमारे सामने वर्ड खुला हुआ है तो मैं उन वर्ड को क्या करता हूं, बंद कर लेता हूं। सेव करने को बोल रहा है, बंद कर लिया। एक वर्ड और यहाँ पर सॉफ्टवेयर खुला है, इसको भी मैं यहाँ से बंद कर लेता हूं। तो ये देखिए, इसको भी मैंने सेव नहीं किया और बंद कर दिया, और मैं विंडो के साथ आर दबा रहा हूं। विंडो के साथ आर दबाने पर तो आप देखेंगे यहां पर आपका रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर लिखना है आपको विन वर्ड और एंटर मारूंगा तो आपके सामने वर्ड 19 एक्टिव हो गया। और ये क्या बोल रहा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्या दिखाई देता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहां पर दिखाई देता है। हमने क्लिक किया, आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जब आप वर्ड को आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया दस्तावेज डैश पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, आपके ब्लैंक दस्तावेज पर आधारित होता है, यानी 29 का जो आंसर है वो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के मध्य में एकत्रित की जाने वाली फाइल को कहते हैं डेटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, वर्कशीट फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल। तो दोस्तों डेटाबेस फाइल हो गया डीबीएमएस से, यानी एमएस एक्सेस की फाइल। स्टोरेज फाइल हमारे कंप्यूटर की मेमोरी फाइल होती है, तो ये भी नहीं है। वर्कशीट आपको पता है एक्सेल की फाइल होती है, तो ये भी नहीं है। दस्तावेज होता है डॉक्यूमेंट। तो 30 का आंसर हो गया डी।
यह टेक्स्ट फाइल जिसका फॉर्मेटिंग नहीं हुआ है, जिसका फॉर्मेटिंग नहीं हुआ हो है। टेक्स्ट फाइल है जिसकी फॉर्मेटिंग नहीं हुई है, टीएमपी। वेव ऑडियो से फाइल है, एक्सएलएस एक्सेल की फाइल है, और टेक्स्ट हमारी नोटपैड की फाइल है .txt, उसका एक्सटेंशन होता है। तो 31st का जो आंसर है दोस्तों, नोटपैड का जो एक्सटेंशन है वो है .txt, जिसमें किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। वेब पेज डिजाइन करने के लिए HTML की प्रोग्रामिंग लिखी जाती है, नोटपैड पर किसी प्रकार की रूपरेखा यानी फॉर्मेटिंग नहीं लगाई जाती। तो जिस फाइल का टेक्स्ट जिसकी फॉर्मेटिंग नहीं होती है, नहीं होता उस पे, वो है आपका नोटपैड यानी .txt का एक्सटेंशन। डॉट एक दस्तावेज टेम्पलेट है, DOT दोस्तों, कोरल ड्रॉ में, MS वर्ड में, CFG में या पावर पॉइंट में। तो दोस्तों .dot से तात्पर्य है। .dot एक्सटेंशन होता है टेम्पलेट का। दोस्तों कोरल ड्रॉ एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके लिए फ्लेक्सी वगैरह डिजाइन करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड आपको पता है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और CFG ग्राफिक्स का ही है, भी पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण तैयार करते हैं। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने भी टेम्पलेट होते हैं उनका एक्सटेंशन होता है। टेम्पलेट का एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है और उसका जो आंसर है वो है .dot। जो एक्सटेंशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपस्थित टेम्पलेट का एक एक्सटेंशन। तो यानी .dot दस्तावेज टेम्पलेट है, किसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इसका आंसर हो गया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण बंद करने के प्रयोग में लाया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो है डेटाबेस, दस्तावेज, स्प्रेडशीट या इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स। दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भैया अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे तो उसमें निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो इस्तेमाल करेगा, तो आप किस पर आंसर लगाएंगे? यानी 33 को ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न ये कहां से लिया गया है कि आप डेटाबेस बनाएंगे, जी नहीं। आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जी हां। स्प्रेडशीट एक्सेल हो गया, MS एक्सेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड पावर पॉइंट हो गया। तो आंसर है आपका दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। MS वर्ड स्क्रीन पर रूलर पर उपलब्ध नहीं है। सेंटर इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, टॉप स्टाम्प, टैब स्टाम्प बॉक्स। दोस्तों क्या प्रश्न पूछ रहा है? सेंटर इंडेंट का क्या मतलब है, राइट इंडेंट का क्या मतलब है, लेफ्ट इंडेंट का क्या मतलब है, और D यानी टैब स्टॉप बॉक्स की क्या बात हो रही है? तो 34 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सेंटर इंडेंट। बात कर लेते हैं वर्ड को। तो दोस्तों ये है लेफ्ट इंडेंट और ये है आपका राइट इंडेंट। और ये जो टैब स्टॉप की बात कर रहा है कि जब आप यहां पर कंट्रोल M की बात करेंगे या फिर टैब की बात करेंगे तो टैब स्टॉप पोजीशन आपको यहां पर दिखाई देगी। ये देखिए टैब स्टॉप पोजीशन, या फिर आप कंट्रोल M से आप देखिए ये टैब स्टॉप है, ये स्टॉप पॉइंट आपको दिख रहे हैं। मैं जूम इन कर देता हूं। दोस्तों क्या चीज को क्या बोला जाता है मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूंगा कि ये देखिए ये है आपका लेफ्ट इंडेंट। मैं इसको वापस ले आता हूं कंट्रोल Q से। ये लेफ्ट इंडेंट है, ये राइट इंडेंट है, और ये जो आपको बीच में दिख रहे हैं ये टैब स्टॉप पोजीशन है, टैब स्टॉप पॉइंट है। तो इसमें मिड इंडेंट यानी मध्य वाला इंडेंट प्रदर्शित नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो आपका जो राइट आंसर है वो है यहां पर सेंटर इंडेंट नहीं है। नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी, नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल M, यानी पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं एक स्लाइड को ऐड कराने के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 स्लाइड हैं, क्योंकि कंट्रोल N दबाऊंगा तो पूरा सॉफ्टवेयर ही नया आ जाएगा। ये देखिए पूरा सॉफ्टवेयर नया आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी में एक स्लाइड नई और ऐड हो जाए। 3 नंबर के बाद एक स्लाइड एक और ऐड हो जाए तो आप दबाएंगे कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ M, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथे नंबर की स्लाइड आ चुकी है। या फिर यहाँ पर ऑप्शन है स्लाइड ग्रुप के अंदर न्यू स्लाइड, इस पे देखिए शॉर्टकट कमांड आपको बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कंट्रोल M, एक सिंगल क्लिक करूंगा तो भी एक नई स्लाइड आपके सामने मौजूद हो गई। तो यहाँ पर स्लाइडों को ऐड करने का जो ऑप्शन है वो है कंट्रोल M। वर्ड में पेज मार्जिन किस प्रकार परिवर्तित किए जाते हैं? पेज मार्जिन किस प्रकार परिवर्तित किए जाते हैं? स्क्रॉल बार पर स्क्रॉल बॉक्स को ड्रैग करके, रूलर पर मार्जिन सीमाओं को
डिलीट करके रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके, रूलर पर राइट माउस बटन क्लिक करके। दोस्तों 36 ऑप्शन इंटरेस्टिंग है कि रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके। तो जैसा कि आप लोगों को मैनुअली करके भी मैंने यहाँ पर दिखाया है, क्या कह रहा है प्रश्न कि अगर हमने यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट ले लिया और हम यहाँ पर रैंड कमांड लगा देते हैं, आपका बोल रहा है मार्जिन खिसकाना है, तो ये रहा मार्जिन एरिया। आपको लेफ्ट से मार्जिन अंदर लेना है, तो आप देखिए इस तरीके से पकड़ के ड्रैग करेंगे तो लेफ्ट से अंदर चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। और अगर राइट से आपको लेना है तो इस तरीके का राइट इंडेंट पकड़ के अंदर लीजिए, बाहर ले जाइए। तो जितना भी मार्जिन है वो आप घटा बढ़ा सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ऐसे भी मार्जिन टॉप और बॉटम के रूप में नीचे से करना है आपको, लेखन कार्य नीचे तक होगा तो नीचे बॉटम के लिए, टॉप बॉटम के लिए और लेफ्ट राइट के लिए भी मार्जिन सेट आप कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर हो गया रूलर पर मार्जिन सीमाएं को ड्रैग करना मतलब खींचना होता है दोस्तों, माउस से ड्रैग करना। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए कमांड, हाल ही में लास्ट एक्शन को कैंसिल करने, रिवर्स मतलब कैंसिल करने के लिए आपको पता है दोस्तों अंडू का इस्तेमाल किया जाता है। अंडू की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल जेड। यानी लास्ट एक्शन का क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी यहां पर इसको डिलीट कर दिया, गलती से मान लीजिए डिलीट हो गया, तो मेरा लास्ट काम क्या हुआ, मैंने हाल ही में कौन सा काम किया, यानी डिलीट बटन का प्रयोग किया। तो मेरी लास्ट एक्शन को अगर मुझे कैंसिल करना है तो वो जो डिलीट किया गया कमांड थी जो लास्ट में अभी करी है वो वापस आना चाहिए, यानी वो कैंसिल होगी तो लेखन कार्य वापस आएगा। तो कंट्रोल जेड यहां पर जैसे दबाऊंगा तो आप देखेंगे जो लास्ट मेरा एक्शन था डिलीट करने वाला वो कैंसिल हो गया, और जब डिलीट करने वाली कमांड ही कैंसिल हो गई तो जो लिखा हुआ लेखन कार्य था वो वापस आएगा। तो यानी आपके पास जो यहां पर ऑप्शन है कि आप अंडू की मदद से हाल ही में रद्द किए गए कार्य को पुनः वापस ला सकते हैं, रिडू से कैंसिल किए गए को पुनः वापस लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। तो मेल मर्ज किसका एक घटक है, सभी को पता है, एमएस वर्ड का, वर्डप्रेस, एमएस एक्सेल या एमएस एक्सेस। तो दोस्तों मेल मर्ज से कौन नहीं वाकिफ है, मेल मर्ज का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलिंग टैब में होता है। यानी एक दस्तावेज को क्रिएट करते हैं, एक लेटर को बहुत सारे व्यक्तियों उनके नाम व पते के अनुसार भेजने के लिए। वर्ड प्रोसेसर में फाइल मेन्यू का विकल्प क्या नहीं है, वर्ड प्रोसेसर में फाइल मेन्यू का विकल्प क्या नहीं है, फाइल मेन्यू में कौन सा विकल्प नहीं है, प्रश्न ये कह रहा है। सेव नहीं है, ओपन नहीं है, न्यू नहीं है, अंडू नहीं है। तो भैया देख लेते हैं, अंडू नहीं है इसका राइट आंसर। यानी फाइल मेन्यू में कौन सा नहीं है भैया, न्यू भी है, ओपन भी है, सेव भी है, नहीं है तो कहां नहीं है, अंडू नहीं है। यहां पर अंडू कहां मिलता है, सभी को पता है, क्विक एक्सेस टूल बार में आपको मिलेगा यहां पर अंडू और रिडू, ये रहे दोस्तों। तो टाइटल बार में होता है, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आपको ये विकल्प। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज से आप इन प्रश्नों को लगा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्विक एक्सेस टूल बार पर स्थित यह बटन आपको अपने रीसेट कमांड या एक्टिविटी को कैंसिल करने को सुविधा प्रदान करता है। तो भैया रिसेंट एक्टिविटी को कैंसिल करने की जो बात है दोस्तों, तो आपको क्लियरली बताया कि अंडू है, जो कहां होता है, क्विक एक्सेस टूल बार पर। अंडू और रिडू करेंगे, लेकिन ये लास्ट एक्शन, लास्ट अपने रीसेट कमांड या एक्टिविटी को कैंसिल करने के लिए। 40 की बात हो रही है, प्रश्न नंबर 40 की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंडू, कंट्रोल जेड। कंट्रोल डी शॉर्टकट का प्रयोग निम्नलिखित को खोलने के लिए किया जाता है, ओपन डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, सेव एंड सेव एज डायलॉग बॉक्स या फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। देख लेते हैं भैया, कंट्रोल डी दबाते हैं, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, सभी को बता चुके हैं। कंट्रोल डी जैसे ही दबाया क्या खुला, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जिसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस डी। तो समझ गए होंगे आप दोस्तों उत्तर। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। दोस्तों क्लियरली आपको बता दूं, वर्ड पेज का ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट, यानी खड़ा होता है। एक्सेल के जो पेज होते हैं वो भी पोर्ट्रेट होते हैं, लेकिन बात करें अगर स्लाइड की तो आप देख सकते हैं यह पेज लैंडस्केप मोड में होता है, चौड़ा ज्यादा होता है, लंबा कम। उसी प्रकार वर्ड का पोर्ट्रेट होता है, लंबा ज्यादा होता है, चौड़ा कम। तो ये पोर्ट्रेट था और ये रहा लैंडस्केप। आपका पावर पॉइंट का जो ओरिएंटेशन है वो होता है आपका लैंडस्केप। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है बी, लैंडस्केप। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा होम टैब के क्लिपबोर्ड समूह को प्रकट नहीं करता, कॉपी, पेस्ट, नई स्लाइड या फॉर्मेट पेंटर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा होम टैब के क्लिपबोर्ड समूह में प्रकट नहीं होता, तो भैया कॉपी, पेस्ट,
फॉर्मेट पेंटर, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं समूह यानी ग्रुप की बात कर रहा है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या नहीं होता, कॉपी भी होता है, पेस्ट भी होता है, फॉर्मेट पेंटर भी होता है और नई स्लाइड का विकल्प नहीं होता। पावर पॉइंट की बात कर रहा है तो पावर पॉइंट में चलते हैं। होम रिबन में ये रहा आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप जिसकी बात हो रही है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है, पेस्ट है, न्यू स्लाइड आपका स्लाइड ग्रुप में है। तो न्यू स्लाइड जो विकल्प है ये नहीं होता, कहां पर, क्लिपबोर्ड ग्रुप में। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है न्यू स्लाइड। आगे चलते हैं। दस्तावेज डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है जिस दस्तावेज को आपने बनाया है उसे पढ़ना और फिर गलतियों को ठीक करना, उसे प्रिंट करना, उसे सेव करना या उसे डिलीट करना। दस्तावेज डॉक्यूमेंट को एडिट करने का मतलब क्या है, उसे पढ़ना तथा उसे क्या करना दोस्तों, गलतियों को ठीक करना। यही लग रहा है आप लोगों को भी, यानी 44 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों, आप दस्तावेजों को पढ़कर उसे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, उसे पढ़कर गलतियों को सुधारेंगे, गलतियों को ठीक करेंगे। तो इसका राइट आंसर है जो है ए। दस्तावेज डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए कमांड का प्रयोग है। बहुत क्लियर सी बात है भैया, फाइंड एंड रिप्लेस, कि किसी भी निश्चित शब्द को ढूंढना तथा उसको ढूंढने के बाद सही करने के लिए। जैसे दस्तावेज में कुछ लिख लिया, कोई निश्चित शब्द ढूंढना है कि वीडियो शब्द कितने, तो फाइंड पर चलिए फाइंड पर, आप यहाँ पर फाइंड पर क्लिक करेंगे। फाइंड पर एडवांस फाइंड का चुनाव करता हूं मैं, यहाँ पर एडवांस फाइंड पर क्लिक किया, रिप्लेस का ऑप्शन आ गया यहाँ पर फाइंड का, और मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया वीडियो। तो आप देखेंगे जितने भी वीडियो शब्द होंगे दस्तावेज में फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, तो सारे वीडियो शब्द यहाँ पर फाइंड हो चुके हैं। आप चाहते हैं सभी वीडियो शब्दों को रिप्लेस करा दूं, बदल दूं, किससे, ब्लैक शब्द से या अज्जू टैग से, तो रिप्लेस पर क्लिक कीजिए। ऊपर वीडियो को रिप्लेस करना है अज्जू टैग पर, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने अज्जू टैग, और आप जैसे ही रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो जहां जहां पर आपने वीडियो लिखा था वहां पर अज्जू हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो फाइंड से किसी निश्चित शब्द को ढूंढ सकते हैं और रिप्लेस से किसी निश्चित शब्द को बदल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है फाइंड एंड रिप्लेस। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग या शिफ्ट क्लिकिंग। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली कमांड कौन सी है दोस्तों, जिसका राइट आंसर है राइट क्लिकिंग करके और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। जैसे आप एमएस वर्ड पर चलते हैं, इंसर्ट कराते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, यानी यहां पर मैंने क्लिक किया, एक शेप मैंने यहां पर इंसर्ट करा ली, ये लीजिए आपके सामने, और इसकी प्रॉपर्टीज पर जाना है दोस्तों। तो राइट क्लिक करेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं फॉर्मेट ऑटो शेप, इस पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट फॉर्मेटिंग पर पहुंच जाएंगे। आप यहां से उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये लीजिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, साइज चेंज करना है साइज, लेआउट चेंज करना है तो लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो कलर चेंज करके जैसे ओके करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कलर चेंज हो गया। तो राइट क्लिक करके आप इस तरीके से फॉर्मेट ऑटो शेप पर जाएंगे तो रूपरेखा में परिवर्तन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो आपको मिलेगा, राइट क्लिकिंग करके आप ऐसा कर सकते हैं। कंट्रोल अप एरो कर्सर को मूव करता है, कंट्रोल के साथ अप करने पर क्या करेगा, वन लाइन अप जाएगा, पैराग्राफ अप जाएगा, वन पेज अप जाएगा, या फिर वन स्क्रीन अप जाएगा। तो कंट्रोल अप के साथ अप बोले तो कंट्रोल अप यहां पर बटन होता है, पैराग्राफ अप जाएगा, जिसका राइट आंसर है। देख लेते हैं दोस्तों कि यहां पर हमारे पैराग्राफ हैं, इस ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर लेता हूं यहां से, ये लीजिए। और अगर मेरा कर्सर यहां पर है देखिए कर्सर मैंने यहां रखा और कंट्रोल के साथ पेज अप कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं अप करते ऊपर जा रहा है, डाउन करते पैराग्राफ के नीचे की तरफ आ रहा है। तो अप डाउन में कर रहा हूं, कंट्रोल अप से पैराग्राफ टू पैराग्राफ मूव करता है, और आप अगर करेंगे कि डाउन तो पैराग्राफ टू पैराग्राफ नीचे की तरफ मूव करेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है एक एक पैराग्राफ पर मूव करेगा, पैराग्राफ अप करेगा, डाउन से नीचे करेगा। स्प्रेडशीट में सेल को निम्न अनुसार परिभाषित किया जाता है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, टेबल और टैबलेट का इंटरसेक्शन, फाइल एंड डेटाबेस का इंटरसेक्शन, फील्ड और रिकॉर्ड का इंटरसेक्शन। तो 48 का जो आंसर है दोस्तों, आपको पता है कि स्प्रेडशीट जो बनी है वो रो तथा कॉलम से बनी है। तो दोस्तों रो कौन सी होती है, कॉलम कौन से होते हैं दोस्तों, ये रहे आपके सामने कॉलम्स, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट, और ये रही आपकी पंक्तियां जिनको नंबर्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन आप देख सकते हैं, कॉलम हो गया आपके सामने, और मैं आपको दिखा देता हूं ये कॉलम है, और ये रही दोस्तों पंक्ति, ये जो इनका इंटरसेक्शन बनता है उससे एक सेल उत्पन्न होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेल है, इनके इंटरसेक्शन से एक सेल उत्पन्न होता है। तो यानी
और जिससे पूरी की पूरी शीट तैयार होती है, पूरी की पूरी शीट क्रिएट होती है सेलों से मिलकर। जो हमारा प्रश्न था, स्प्रेडशीट में सेल को निम्न अनुसार परिभाषित किया जाता है, तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से परिभाषित किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों 48 के 48 प्रश्न आपको भली भांति समझ में आए होंगे। इसी तरीके से आगे भी निरंतर प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। एक एक प्रश्न की बारीकी से मैं यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल निचोड़ आपको दे रहा हूं कि कौन सा प्रश्न किस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ एक एक सॉफ्टवेयर को चला के आप लोगों को दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से आप लोग पेपर में सफलता प्राप्त कर सकें। ऐसे ही भविष्य में विभिन्न प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।